So, as usual, before we go ahead to the next topic, we will very quickly revise what we have seen in the last lecture. तो लास्ट लेक्चर में हमने सबसे पहला टॉपिक जो कवर किया था दैट वाज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स. रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स याद है क्या? व्हाट इज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स? Splitting of vectors into components is called as resolution of vectors. तो जब हम लोग एक वेक्टर को कंपोनेंट्स में स्प्लिट करते हैं, इट इज़ द अपोजिट प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट रिजल्टेंट. रिजल्टेंट में आप लोग क्या करते हो? रिजल्टेंट में आप टू और मोर देन टू वेक्टर्स को कंबाइन करके एक सिंगल वेक्टर बनाते हो. बट इन रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स व्हाट वी डू इज़, हमारे पास एक वेक्टर है, हम उसको स्प्लिट करेंगे इनटू कंपोनेंट्स. सो द प्रोसेस ऑफ splitting a vector into components is called as resolution of vectors. And if you remember, हमारे syllabus में it is only part of finding out rectangular components. तो हम जो भी component find करेंगे they will be perpendicular to each other. So always remember, we can find out components at any required angle, but if we find components which are perpendicular to each other, they are called as rectangular components. तो हमने कल देखा था, लेटस से हमारे पास एक वेक्टर है आर बार विच स्टार्ट्स फ्रॉम ओ एंड गोज़ टू सी. ओरिजिन से स्टार्ट होकर सी पॉइंट तक गया, टेल इज एट ओ पॉइंट एंड हेड इज एट सी पॉइंट. अगर हमको इसको रिजॉल्व करना है तो व्हाट डू वी डू? ये जो सी पॉइंट है यहाँ से एक परपेंडिकुलर कहाँ ड्रॉप करते हो? एक्स एक्सिस पे, और एक कहाँ ड्रॉप करते हो? वाई एक्सिस पे. इस पॉइंट को ए बोल दो, इस पॉइंट को लेटस से बी. तो ये जो ओ ए बार है ये हो गया एक्स कंपोनेंट ऑफ आर बार, तो इसको बोलते हैं आर एक्स बार. सिमिलरली ये जो ओ बी है दिस इज वाई कंपोनेंट ऑफ आर बार, इसको बोलते हैं हम लोग आर वाई बार. और क्योंकि ये साइड और ये साइड पैरेलल है तो ये भी क्या हो गया? आर वाई बार. गुड. सिमिलरली दिस साइड एंड दिस साइड इज पैरेलल, तो ये हो गया आर एक्स बार. और ये जो एंगल है इसको हमने बोला था थीटा. गुड. तो अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ या फिर अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ, जो भी लॉ आपको यूज़ करना होगा, दोनों के ही अकॉर्डिंग आर बार कैन बी रिटर्न एज आर एक्स बार प्लस आर वाई बार. क्योंकि देखो ऐसा है, जहाँ पे आर एक्स बार ख़त्म हुआ वहाँ से, तो ये कौन सा लॉ लग जाएगा? ट्राइंगल लॉ. या फिर ये आर एक्स बार और आर वाई बार बोथ आर स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, तो कौन सा लॉ लगेगा? पैरेललोग्राम. सो आर बार इक्वल्स टू आ जाएगा आपका आर एक्स बार प्लस आर वाई बार. फिर आर एक्स बार को हम लिखते हैं आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप. और आर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो आता है अंडर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर. क्योंकि सिर्फ रिवीजन है तो मैं ये कहाँ से आया ये रिपीट नहीं करने वाला हूँ. वैसे तुम सीधा सीधा पाइथागोरस से लगा लोगे तो भी आ जाएगा. सिमिलरली अगर हमारे पास एक 3D वेक्टर है, ये तो 2D वेक्टर था क्योंकि इसमें कितने डायमेंशंस है? दो. कौन से? x एंड y. तो आर एक्स एंड आर वाई. अगर हमारे पास 3D वेक्टर हो तो उसको कैसे लिखोगे? आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप प्लस आर जेड के कैप. और आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ पे आएगा अंडर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर. गुड. इसके बाद हमने देखा था डायरेक्शन कोसाइंस. डायरेक्शन कोसाइंस का हमको डेरिवेशन नहीं है, यू जस्ट आर सपोज टू नो द फॉर्मूलाज ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस. तो डायरेक्शन मतलब एंगल्स, कोसाइन मतलब कॉस. तो हमने 3 डायरेक्शन कोसाइन डिफाइन किए थे. नाउ इफ़ यू रिमेंबर, हमारे पास एक 3D वेक्टर है. वेक्टर को कोई भी नाम दे दो, आर बार बोल दो, ए बार बोल दो, बी बार बोल दो, डज नॉट मैटर. सिर्फ ये जो वेक्टर है ये 3D वेक्टर है, तो यू हैव 3 कंपोनेंट्स. तो लेटस से हमारे पास एक वेक्टर है ए बार, सम वेक्टर ए बार. ये ए बार ने एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया हम उसको बोल देंगे अल्फ़ा. क्या बोलेंगे? जो वाई के साथ बनाया उसको बोलेंगे बीटा, और जेड के साथ बोलेंगे गामा. तो डायरेक्शन कोसाइन में पहला डायरेक्शन कोसाइन था कॉस अल्फ़ा. कॉस अल्फ़ा में तुम हमेशा एक्स कंपोनेंट मतलब ए एक्स अपॉन ए ऐसा लिखते हो. और कॉस बीटा ये आता है ए वाई अपॉन ए, और कॉस गामा आता है ए जेड अपॉन ए.
एंड एज आई टोल्ड यू ये सिर्फ जेई के लिए है और इस पर क्वेश्चन आते हैं जेई में, तो तुमको ये फॉर्मूला पता होना ही चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक दूसरा वेक्टर है बी बार, उसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या बनेंगे? कॉस अल्फा विल बी बी एक्स अपॉन बी, कॉस बीटा विल बी बी वाई अपॉन बी एंड कॉस गामा विल बी बी जेड अपॉन बी। तो ये याद रखना, एक्स कंपोनेंट अपॉन मैग्नीट्यूड, वाई कंपोनेंट अपॉन मैग्नीट्यूड, जेड कंपोनेंट अपॉन मैग्नीट्यूड। इसके बाद हमने देखा था मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। तो जब आप वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हो तो यू हैव टू पॉसिबल आउटकम्स, दो पॉसिबिलिटी है। व्हेन यू मल्टीप्लाई टू वेक्टर्स यू मे गेट अ स्केलर, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट। तो मल्टीप्लाइंग टू वेक्टर्स कैन गिव यू अ स्केलर, मतलब ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन। सच अ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज कॉल्ड एज स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। सिमिलरली जब आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हो और एक नया वेक्टर मिलता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। वेरी गुड, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। बाय डेफिनेशन, अच्छा बाय द वे, स्केलर प्रोडक्ट को हम लोग डिनोट करने के लिए दो वेक्टर्स के बीच में क्या लगाते हैं? डॉट, इसलिए क्या बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट। और वेक्टर प्रोडक्ट को डिनोट करने के लिए क्रॉस, इसलिए बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो बाय डेफिनेशन व्हाट वाज ए बार डॉट बी बार? ए बी कॉस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार। व्हाट इज ए बार क्रॉस बी बार? ए बी साइन थीटा। और क्योंकि ये वेक्टर है तो कुछ डायरेक्शन भी होगा, और डायरेक्शन हमको कौन से रूल से मिलता है? राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल। तो याद रखना ये। अब आई विल नॉट गो इनटू डिटेल्स, सिर्फ याद रखना द स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन ज़ीरो वेक्टर्स। और यहाँ पे प्रोडक्ट लेते वक्त दोनों वेक्टर्स सेम टाइप के हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो ऐसा सच कोई रूल नहीं है कि दोनों वेक्टर्स सेम टाइप के होने ही चाहिए। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन ज़ीरो वेक्टर्स, नॉन ज़ीरो क्यों? क्योंकि एक भी जीरो हो गया तो प्रोडक्ट क्या होगा? ज़ीरो। इज डिफाइंड एज the product of magnitudes of the two vectors and cosine of angle between them। स्केलर प्रोडक्ट में cos होता है, वेक्टर प्रोडक्ट में sin होता है, रिमेंबर। गुड। तो यहाँ पे कैसे डिफाइन करोगे? द वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन ज़ीरो वेक्टर्स इज अ न्यू वेक्टर। यहाँ बोलना पड़ेगा, वो क्या है? वेक्टर है, न्यू वेक्टर। whose magnitude is equal to the product of magnitudes of the two vectors and sine of the angle between them, and its direction is given by right hand screw rule। इसके बाद हमने देखे थे प्रॉपर्टीज़, वन बाय वन वी विल रिपीट ऑल द फोर प्रॉपर्टीज़ वी हैव सीन, और एक्स्ट्रा दो प्रॉपर्टी आज कवर होगा। रिमेंबर पहला प्रॉपर्टी क्या था? कम्युनिकेशन, नहीं कम्यूटेटिव। वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, मतलब ए बार डॉट बी बार इक्वल्स टू बी बार डॉट ए बार। एंड वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, मतलब ए बार क्रॉस बी बार और बी बार क्रॉस ए बार सेम नहीं होते। इनफैक्ट ए बार क्रॉस बी बार ये नेगेटिव ऑफ बी बार क्रॉस ए बार होता है, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन होता है अपोजिट। मैग्नीट्यूड वाइज बोथ आर सेम, मैग्नीट्यूड वाइज बोथ आर सेम। इसके बाद हमने देखा था सेकेंड प्रॉपर्टी, इफ यू रिमेंबर, डिस्ट्रीब्यूटिव। तो स्केलर प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव में फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास तीन वेक्टर्स है, ए बार, बी बार और सी बार, और मैं ए बार डॉट बी बार प्लस सी बार कर रहा हूँ, मतलब बेसिकली ये दोनों वेक्टर्स को ऐड करके नया वेक्टर बनेगा और उसका और ए बार का डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ पे ए बार तुम बी पे भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो और सी पे भी। तो ए बार डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट सी बार। और सिमिलरली यहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट होता है क्या डिस्ट्रीब्यूटिव? यस, तो वेक्टर प्रोडक्ट इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटिव। तो यहाँ भी सेम रूल है, ए बार क्रॉस बी बार प्लस सी बार हो तो यू कैन राइट डाउन ए बार क्रॉस बी बार प्लस ए बार क्रॉस सी बार। ठीक है यहाँ तक? पक्का पक्का। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी देखा था हमने, स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस मतलब अलग अलग एंगल पे डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का क्या वैल्यू आएगा, दैट इज़ इन स्पेशल केसेस। तो हमने तीन स्पेशल केसेस देखे थे।
ये वापस रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि जेई में क्वेश्चन था, जेई मेंस का PYQ है। तो आपको पता होना चाहिए डॉट प्रोडक्ट जीरो कब होता है, क्रॉस प्रोडक्ट जीरो कब होता है। अगर ये नहीं पता तो क्वेश्चन छूट जाएगा आपका। और बहुत बेसिक चीज़ है, इट्स वेरी फंडामेंटल थिंग एंड यू शुड नो दिस। तो याद रखना 3 एंगल के लिए हम लोग देखेंगे थीटा इक्वल टू 0, एंगल 0 मतलब वेक्टर्स आर पैरेलल, एंगल 0 मतलब वेक्टर्स आर पैरेलल मतलब दे आर इन द सेम डायरेक्शन। थीटा इक्वल्स टू 180 मतलब एंटी पैरेलल, राइट, एंड थीटा इक्वल्स टू 90 मतलब परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को और एक नाम है ऑर्थोगोनल, क्या बोलते हैं? तो ये 3 एंगल्स के लिए वैसे याद रखना क्या है, तुमको डेफिनेशन तो पता ही है, सिर्फ कॉस थीटा मतलब कॉस 0, कॉस 180 और कॉस 90, साइन थीटा, साइन 0, साइन 180 एंड साइन 90। गुड। तो 3 स्पेशल केस में पहला हमने देखा था पैरेलल के लिए थीटा इक्वल्स टू 0 मतलब पैरेलल। गुड। तो अगर पैरेलल है, यू नो व्हाट इज कॉस ऑफ 0? 1। कॉस 0 इज 1, तो व्हाट इज ए बार डॉट बी बार? ए बी, सिर्फ ए बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब सिमिलरली अगर मैं वो यहाँ देखता हूँ क्रॉस प्रोडक्ट के लिए, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए तो ए बार क्रॉस बी बार विल बी 0 क्योंकि साइन 0 इज 0। तो रिमेंबर साइन 0 इज 0, तो ये आ जाएगा आपका 0। क्लियर? तो 2 पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आता है? और डॉट प्रोडक्ट नॉन जीरो, डॉट प्रोडक्ट नॉन जीरो। नंबर 2, इफ थीटा इक्वल्स टू 180 मतलब एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल। तो एंटी पैरेलल में यू हैव कॉस ऑफ 180, व्हाट इज कॉस ऑफ 180? -1। गुड। तो देयरफॉर यू हैव ए बार डॉट बी बार इक्वल्स टू ए बी इंटू -1 मतलब -AB। वेरी गुड। तो सिमिलरली यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट में भी यू विल सी सिमिलर थिंग। सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट में साइन ऑफ 180 कितना होता है? 0। कितना होता है? कितना होता है? 0। अभी जिनको ये पता नहीं एंगल्स कौन से एंगल पे क्या वैल्यू, डोंट वरी, मैं आज ही कवर करने वाला हूँ, इसीलिए आपको आज यहाँ पे संडे को बुलाया, बिकॉज यू हैव टू नो दिस नाउ। ये थोड़ा बहुत बेसिक ट्रिग्नोमेट्री तुमको पता होना चाहिए अब। तो सबसे पहले व्हाट इज साइन ऑफ 180? 0। तो व्हाट इज ए बार क्रॉस बी बार इन दिस केस? 0। तो पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स के लिए क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? 0। पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स के लिए डॉट प्रोडक्ट नॉन जीरो। अब तीसरा बचा एंगल इक्वल्स टू 90 मतलब परपेंडिकुलर वेक्टर्स, जिसको तुम ऑर्थोगोनल भी बोलते हो। तो केस नंबर 3 थीटा इक्वल्स टू 90, तो वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर और दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल। तो थीटा की वैल्यू 90 है, तो cos 90 कितना होता है? 0। तो ए बार डॉट बी बार क्या आ जाएगा? 0, बिकॉज ए बी कॉस ऑफ 90, व्हाट इज cos 90? 0। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज 0। ये याद रखना आप, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज 0। तो जब तुम बोलते हो आई कैप मतलब कौन सा डायरेक्शन? एक्स एक्सिस। जे कैप, के कैप, तो एक्स वाई और जेड एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं कि नहीं? तो आई कैप और जे कैप परपेंडिकुलर हुए कि नहीं? आई कैप एंड के कैप, हाँ। तो फिर इस केस में यू हैव आई कैप डॉट जे कैप डॉट आई कैप डॉट के कैप डॉट आई कैप, देन क्या बचा? जे कैप डॉट के कैप और के कैप डॉट जे कैप इक्वल्स टू 0। तो 6 0 है। पक्का पक्का, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज 0, हेंस आई कैप डॉट जे कैप डॉट आई कैप डॉट के कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट के कैप एंड के कैप डॉट जे कैप इज 0। सिर्फ यहाँ पे नहीं, जब मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे ना, उसमें भी ये पता होना चाहिए। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि तुम ये क्यों सीख रहे हो, तुमको ये भी अभी समझ में आ जाएगा
फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, सो इमेजिन वी हैव अ पार्टिकल विच इज़ परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन. ओके, एनीवेज इमेजिन दिस इज सर्कुलर मोशन. तो सर्कुलर मोशन में हमेशा याद रखना, पार्टिकल कहीं पे भी हो, अभी सर्कल है इमेजिन कर लो, ये हमेशा याद रखना सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंट होता है. क्या होता है? इट इज़ ऑलवेज टेंजेंशियल. वेलोसिटी इज ऑलवेज. तो मोमेंटम भी टेंजेंशियल, क्योंकि मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी. तो मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, मतलब जो डायरेक्शन वेलोसिटी का है वो डायरेक्शन मोमेंटम का है. बाय द वे यहाँ से एक और चीज़ तुमको पता होनी चाहिए, थोड़ा सा तुमको डिटेल समझ में आने ही चाहिए. अब इसके ए बार इक्वल टू बी बार का क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए बार इक्वल टू बी बार? दीज टू वेक्टर्स आर इक्वल वेक्टर्स. दीज टू वेक्टर्स आर, और अगर वेक्टर्स इक्वल है तो उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, उनका डायरेक्शन सेम है, एंड दे आर ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग सेम फिजिकल क्वांटिटी. अब क्योंकि तुमको अभी रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पता है, तो अब तुम एक बार समझ लो कि ये जो ए बार है, अगर इसमें 3 कंपोनेंट्स है, फॉर एग्जांपल ए बार अगर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप ऐसा है, और बी बार अगर बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप ऐसा है, तो ए बार इक्वल टू बी बार का मतलब ये भी होता है ए एक्स इक्वल्स टू बी एक्स, ए वाई इक्वल्स टू और ए जेड इक्वल्स टू बी जेड. तो याद रखना, व्हेन यू से टू वेक्टर्स आर इक्वल, जस्ट अ मिनट, so when you say two vectors are equal, when you say two vectors are equal मतलब उनके कंपोनेंट्स भी इक्वल. कंपोनेंट्स भी इक्वल का भी और मतलब होता है, जब तुम बोलते हो ए एक्स इक्वल्स टू बी एक्स, तो ए एक्स इक्वल्स टू बी एक्स का मतलब होता है ए एक्स अपॉन बी एक्स इक्वल्स टू 1. तो जब दो वेक्टर्स इक्वल होते हैं, डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, दे आर रिप्रेजेंटिंग सेम फिजिकल क्वांटिटी, दे हैव इक्वल कंपोनेंट्स ऑल्सो. ए एक्स इक्वल टू बी एक्स, ए वाई इक्वल्स टू बी वाई, ए जेड इक्वल्स टू बी जेड. इसका ये मतलब भी होता है कि रेशियो ऑफ कंपोनेंट्स इज 1. रेशियो ऑफ कंपोनेंट्स इज 1. गुड. अभी हो ही रही है बात, तो थोड़ा थोड़ा तुमको एक्स्ट्रा बताते ही जाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि सब काम में आएगा ये. ऑल्सो जब तुम ऐसा लिखते हो ए बार इक्वल्स टू एम बी बार, एम इज सम स्केलर, तो इसका मतलब होता है कि ए बार और बी बार का डायरेक्शन सेम है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम नहीं है. ये तुमने पहला वेक्टर ऑपरेशन देखा था, मल्टीप्लाइंग अ वेक्टर विथ अ स्केलर गिव्स यू न्यू वेक्टर विच हैज़ सेम डायरेक्शन बट मैग्नीट्यूड एस टाइम्स ऑफ पी. तो जब तुम ऐसा लिखते हो ए बार इक्वल्स टू एम बी बार, व्हाट डज दैट मीन? दे हैव सेम डायरेक्शन, दे हैव. तो जब मैंने लिखा मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, तो क्या मतलब हुआ? डायरेक्शन इज सेम. तो जो डायरेक्शन वेलोसिटी का वो डायरेक्शन मोमेंटम का, बराबर. अब कमिंग टू द पॉइंट, इस पर मैं वापस आऊँगा बाद में, अभी फ़िलहाल लेट अस नॉट डाइवर्ट फ्रॉम आवर टॉपिक. रेडियस वेक्टर इज ऑलवेज फ्रॉम सेंटर टू द सर्कमफरेंस. रेडियस वेक्टर इज ऑलवेज फ्रॉम सेंटर टू द. तो ये वेक्टर आर बार और ये वेक्टर वी बार या पी बार क्या है? तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? 0. क्या आएगा? तो ये जब हम लोग वेक्टर्स को फिज़िक्स में अप्लाई करेंगे तब भी याद रखना, मोमेंटम और रेडियस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? 0. वेलोसिटी और रेडियस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? 0. याद रखना ये इस पे एक PYQ था, तो वो क्वेश्चन हम जब करेंगे तब ये याद होना चाहिए. पक्का पक्का. तो डॉट प्रोडक्ट में कितने कंपोनेंट्स? 0 है, 6. अब यहाँ पे आ जाते हैं क्रॉस प्रोडक्ट. क्रॉस प्रोडक्ट में अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो, ऑर्थोगोनल हो, तो उस केस में sin 90 की वैल्यू हो जाती है 1. तो sin 90 इज़ 1. sin 90 इज़ 1. तो ए बार क्रॉस बी बार का जो मैग्नीट्यूड है वो होता है ए बी, क्योंकि sin 90 की वैल्यू कितनी है? 1. मतलब क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू
परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज नॉट ज़ीरो। पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो नहीं है, क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो है। परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो है, क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो नहीं है। गुड। फिर मैंने आपको बताया था कि आपको सिर्फ पहला एक क्रॉस प्रोडक्ट याद रखना है, आई कैप क्रॉस जे कैप इक्वल्स टू के कैप। इसके बाद मैंने आपको बताया था साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स। साइक्लिक कोऑर्डिनेट में आई कैप की जगह पे तुम जे कैप लिखते हो और जे कैप की जगह पे क्या लिखते हो और के कैप की जगह पे क्या लिखते हो, इनको बोलते हैं साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स। क्या बोलते हैं? तो पहले एक बार यहाँ पे साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स अप्लाई करो। आई कैप की जगह पे क्या लिखोगे? जे कैप। जे की जगह पे क्या लिखोगे? और के जगह पे क्या लिखोगे? जे की जगह पे क्या लिखोगे? के जगह पे क्या लिखोगे? और आई की जगह पे क्या लिखोगे? जे कैप। वेरी गुड, गुड गुड। देन आई कैप क्रॉस जे कैप अगर के कैप है तो जे कैप क्रॉस आई कैप क्या आएगा? माइनस के कैप। अभी ये रूल्स याद रखना क्योंकि ये रूल्स आज ही हमको अगले प्रॉपर्टी में यूज़ करने हैं। जे कैप क्रॉस के कैप अगर आई कैप है तो के कैप क्रॉस जे कैप क्या है? माइनस आई कैप। के कैप क्रॉस आई कैप जे कैप है तो आई कैप क्रॉस के कैप क्या होगा? माइनस जे कैप। पक्का पक्का? गुड, श्योर श्योर। इसके बाद हमने देखा था, अगर याद होगा, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट एंड सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसके बाद वी हैव सीन सेल्फ डॉट प्रोडक्ट एंड सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट। सेल्फ डॉट प्रोडक्ट एंड सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट। सेल्फ मतलब एक वेक्टर का खुद के साथ प्रोडक्ट। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए एक वेक्टर खुद के साथ एंगल कितना बनाता है? ज़ीरो। कितना बनाता है? ज़ीरो। वेरी गुड। तो व्हेन यू से सेल्फ डॉट प्रोडक्ट तो लेट अस से ए बार डॉट ए बार, इट विल बी ए कॉस थीटा। थीटा इज ज़ीरो। ए बार डॉट बी बार इज ए बी कॉस थीटा, तो ए बार डॉट ए बार इज ए कॉस ज़ीरो क्योंकि थीटा इज ज़ीरो, तो ये हो गया ए स्क्वायर। गुड। तो किसी भी एक वेक्टर का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट हमेशा उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है। क्या होता है? मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। पक्का पक्का? तो मुझे बताओ, अगर ए बार इक्वल्स टू 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप है, ए बार क्या है? 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, उसका मैग्नीट्यूड कितना आया पहले ये बताओ? 5। कितना आया? तो उसका सेल्फ डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? 25। क्या आएगा? 25। तो ये हमेशा याद रखना, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड रिमेंबर दिस। और चलो इसके पहले प्रॉपर्टी देख लेते हैं। व्हाट विल बी आई कैप डॉट आई कैप? आई स्क्वायर। लेकिन आई स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है क्योंकि कैप वाले वेक्टर्स कौन से होते हैं? यूनिट वेक्टर्स। उनका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। तो जे कैप डॉट जे कैप भी क्या आएगा और के कैप डॉट के कैप भी क्या आएगा? 1। वेरी गुड। और यहाँ पे सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट ए साइन जीरो। व्हाट इज साइन जीरो? ज़ीरो। बराबर। तो सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट क्या आता है? ज़ीरो। आई कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस जे कैप और के कैप क्रॉस के कैप, दीज आर ऑल ज़ीरोस। पक्का पक्का? गुड गुड, श्योर, 100%। अभी ये अगर तुमको अच्छे से याद है तो नाउ विल मूव टू आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज़ द फर्स्ट टॉपिक फॉर टुडे, प्रॉपर्टी नंबर 5। ये इम्पॉर्टेंट है अब। अगर मेरे पास दो वेक्टर्स है, इफ़ ए बार इक्वल्स टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप एंड बी बार इक्वल्स टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, देन ए बार डॉट बी बार इज इक्वल्स टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड प्लस ए जेड बी जेड। और ये हमको अभी प्रूव भी करना है, वी आर ऑल्सो सपोज टू प्रूव दिस। तो अगर मेरे पास दो वेक्टर्स है, ए बार विच इज़ ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप एंड बी बार इक्वल्स टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो ए बार डॉट बी बार क्या आता है? ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। तो अभी इसको हम लोग शो करेंगे, वी विल हैव टू प्रूव दिस।
तो प्रूव करने के लिए बहुत सिंपल है, एक्सट्रीमली सिंपल। आप ए बार डॉट बी बार जब लिखोगे तो पहले तो ए बार के तीनों कंपोनेंट्स लिख दो, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट बी बार, मतलब बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। गुड। अब यहाँ पे 3 टर्म्स है, यहाँ पे 3 टर्म्स है, तो 2 ब्रैकेट्स को तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो 3 और 3 टर्म्स, तो टोटल टर्म्स कितने हो गए? 9, 6 नहीं, 9 2 और 2 हो तो 4 होते हैं, क्योंकि तुम यहाँ का पहला टर्म इनके तीनों के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 3 ही हो गए, यहाँ का दूसरा टर्म इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 3 ये भी हो गए, और यहाँ का तीसरा टर्म इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 3 ये भी हो गए, तो टोटल कितने हो गए? 9। कितने हुए? उसमें से 6 जीरो है, हमने अभी देखा। उसमें से 6 क्या है और 3 क्या है? नॉन ज़ीरो। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद टोटल टर्म्स कितने बचने चाहिए? 3, क्योंकि 9 में से 6 क्या हो गए? 0, और 3 क्या थे? नॉन ज़ीरो। तो कितने बचने चाहिए? तो देखो 1, 2 और 3, करेक्ट। तो वी विल शो दिस। सबसे पहले यहाँ का पहला टर्म लो, क्या है ये? ए एक्स आई कैप, यहाँ का दूसरा टर्म, तो ए एक्स इंटू बी एक्स आई कैप डॉट आई कैप, यहाँ पे आई कैप इंटू आई कैप नहीं बोलते, आई कैप डॉट आई कैप प्लस ए एक्स बी वाई, यहाँ का पहला यहाँ का दूसरा, ए एक्स बी वाई आई कैप डॉट जे कैप, उसके बाद ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड आई कैप डॉट के कैप, आई कैप डॉट के कैप। वेरी गुड। और यहाँ थोड़ा सा लिखने का तरीका भी एक स्पेसिफिक वे में मैं लिखूँगा, क्योंकि वैसा ही हमको करना चाहिए, सो एज टू रिमेंबर। देन उसके बाद पहले ब्रैकेट का सेकेंड टर्म कौन है, ज़रा देखो तो, ए वाई जे कैप, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? हाँ, तो क्या आएगा? ए वाई बी एक्स, क्या लिखोगे? जे कैप डॉट, हाँ आई कैप डॉट जे कैप लिख सकते हो तुम, क्योंकि वो कम्यूटेटिव होता है। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? कम्यूटेटिव। क्रॉस प्रोडक्ट के टाइम ऐसा चलेगा नहीं, ऑर्डर मैटर करता है वहाँ पे, डॉट प्रोडक्ट में डजंट मैटर। प्लस क्या लिखोगे? ए वाई बी वाई, ए वाई बी वाई जे कैप डॉट जे कैप, फिर क्या लिखोगे? ए वाई बी जेड जे कैप डॉट के कैप। वेरी गुड। प्लस ए जेड बी एक्स के कैप डॉट आई कैप प्लस ए जेड वाई के कैप डॉट जे कैप प्लस ए जेड बी जेड के कैप डॉट के कैप। अब मैंने बोला ये लिखने का तरीका भी बहुत मैटर करता है, क्योंकि लोग अल्टीमेटली हमको ये सब मल्टीप्लाई करते आता है, ऑल ऑफ अस नो हाउ टू मल्टीप्लाई, लेकिन हमको अगर क्वेश्चंस फास्ट सॉल्व करने हैं तो यू शुड नो सम ट्रिक्स। देखो नोटिस करो, ए एक्स ए वाई ए जेड, ए एक्स ए वाई ए जेड, ए एक्स ए वाई ए जेड, बी एक्स बी वाई बी जेड, बी एक्स बी वाई बी जेड, बी एक्स बी वाई बी जेड, मतलब ए के कंपोनेंट्स कॉलम वाइज आए और बी के कंपोनेंट रो वाइज आए। पक्का पक्का। और ऐसा याद रखने से तो बहुत आसान हो जाएगा, ए एक्स ए वाई ए जेड, या तो फिर ए एक्स ए एक्स ए एक्स, ए एक्स ए एक्स ए एक्स, बी एक्स बी एक्स बी एक्स, ना बराबर, ए वाई ए वाई ए वाई, बी वाई बी वाई बी वाई, तो ऐसा भी याद रख सकते हो। उससे भी इम्पॉर्टेंट ये है, व्हाट इज़ आई कैप डॉट जे कैप। वेरी गुड। व्हाट इज़ आई कैप डॉट के कैप? तो ये 0 है, ये दोनों क्या है? सिमिलरली व्हाट इज़ जे कैप डॉट आई कैप? व्हाट इज़ जे कैप डॉट के कैप? तो ये और ये भी क्या है? व्हाट इज़ के कैप डॉट आई कैप? के कैप डॉट जे कैप? तो ये भी क्या है? व्हाट इज़ आई कैप डॉट आई कैप? जे कैप डॉट जे कैप? के कैप डॉट के कैप? तो ये जो डायगोनल वाले हैं ना, डायगोनल वो नॉन ज़ीरो है, तो डायगोनल छोड़ के बाकी सब क्या है? 0। तो दैट इज़ वाई लिखने का तरीका मैटर करेगा। तो यहाँ पे
व्हाट इज आई कैप डॉट आई कैप 1, व्हाट इज जे कैप डॉट जे कैप, व्हाट इज के कैप डॉट के कैप, तो क्या बचा आखिरी में एक्स बी एक्स, एक्स बी एक्स, रिमेंबर तुम्हारे पास बचा एक्स बी एक्स इंटू 1, ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ए वाई बी वाई इंटू 1 एंड ए जेड बी जेड, तो यही तो हमको शो करना था ना, हो गया। तो ए बार डॉट बी बार इक्वल्स टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, याद रहेगा पक्का पक्का, श्योर श्योर। अब सिमिलरली जैसे तुमने ए बार डॉट बी बार को ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड लिखा, वैसे ही ए बार क्रॉस बी बार को हम लोग डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब जिनको डिटर्मिनेंट नहीं पता कोई बात नहीं, मैट्राइसिस तो पता ही होगा, पता क्या मैट्राइसिस, यस वेरी गुड। तो ठीक है, डिटर्मिनेंट भी मैं बताता हूँ कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये है ही नाम इसका मैथमेटिकल मेथड्स, तो हम लोग इसको मैथ्स ही पूरा कवर होगा यहाँ पे। सो इफ़ ए बार इक्वल्स टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप एंड बी बार इक्वल्स टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, देन जैसे तुमने यहाँ पे लिखा था ए बार डॉट बी बार, यहाँ पे लिखोगे ए बार क्रॉस बी बार, इसको लिखते हैं डिटर्मिनेंट के अंदर। अभी मैट्राइसिस में और डिटर्मिनेंट में डिफरेंस क्या है, थोड़ा पहले वो समझ लो। मैट्रिक्स का नोटेशन सबसे पहले, मैट्रिक्स को तुम ऐसा दिखाते हो, ऐसा दिखाते हो ना, राइट, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। इसके अंदर कुछ नंबर लिखोगे तुम, दैट इज़ अ मैट्रिक्स। लेकिन जब तुम स्क्वायर ब्रैकेट नहीं दिखाते हो, वो होता है डिटर्मिनेंट। क्या होता है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ लाइंस दिखा रहा हूँ, दैट इज़ डिटर्मिनेंट। और मुझे बताओ ये ए बार क्रॉस बी बार, ये वेक्टर है कि स्केलर है, वेक्टर है कि स्केलर है, वेक्टर है, वेक्टर है कि स्केलर है। देखो थोड़ा सा भी ध्यान हटाना, नज़र हटी दुर्घटना घटी, तो ध्यान दो, ईच एंड एवरी थिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। नहीं तो इतना डिटेल संडे को क्या मुझे नींद प्यारा नहीं है, आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी विथ माई स्लीप, सो प्लीज़ ध्यान दो यहाँ पे, गुड। अब ऐसा है, ऑलवेज रिमेंबर दिस इज़ अ वेक्टर प्रोडक्ट। क्या है, और वेक्टर प्रोडक्ट की जब बात करते हो तो वो वेक्टर होता है, वेक्टर में कंपोनेंट्स होते हैं, डायरेक्शंस होते हैं। तो सबसे पहला रो आई कैप जे कैप के कैप लिख देना, मतलब यू आर मेकिंग श्योर कि ये वेक्टर बनने वाला है, क्योंकि वेक्टर के पास क्या होता है, डायरेक्शन। यहाँ लिखा था कि वैसा हमने नहीं, क्योंकि ये स्केलर था। ये स्केलर है क्या, नहीं, कौन है, वेक्टर। अब यहाँ पहला वेक्टर कौन सा लिखा तुमने, तो उसके बाद ए एक्स ए वाई ए जेड। दूसरा कौन सा लिखा तुमने, बी एक्स बी वाई बी जेड, डन। ये हो गया आपका ए बार क्रॉस बी बार। अब डिटर्मिनेंट सॉल्व कैसे करते हैं वो देखेंगे, ये शो करना है हमको, शो भी करेंगे। तो विल स्टार्ट विद द सेम मेथड जैसे यहाँ पे किया था, ए बार डॉट बी बार, ए बार पूरा लिखा डॉट बी बार, सेम प्रोसेस यहाँ भी करने वाले हैं हम लोग। वी विल प्रूव सिमिलरली ए बार क्रॉस बी बार, गुड। तो ए बार क्रॉस बी बार, ए बार क्रॉस बी बार, ए बार क्रॉस बी बार, तो ए बार क्रॉस बी बार, ए बार क्रॉस बी बार। यहाँ पे क्या लिखा तुमने, डॉट, यहाँ पे भी क्या लिखा, डॉट। तो अभी क्या लिखेंगे, क्रॉस। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस, वेरी गुड। ए बार क्रॉस बी बार इस ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप क्रॉस बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ये थोड़ा सा डेरिवेशन लेंदी है, तो इसको मैं अगले ही पेज पे ले जाता हूँ। वी विल नीड मोर स्पेस फॉर दिस, ओके गुड। तो ऐसा करते हैं, इसका पहला और इसका पहला मल्टीप्लाई करो, तो क्या लिखेंगे, एक्स बी एक्स आई कैप क्रॉस आई कैप, बराबर, गुड। देन इसका पहला इसका दूसरा प्लस एक्स बी वाई आई कैप क्रॉस जे कैप, देन प्लस बताओ एक्स बी जेड
एक्स बी जेड आई कैप क्रॉस। अगर तुमने नोटिस पहले नहीं किया होगा तो अभी कर लो, वैसे पहले भी करना चाहिए था हमने नोटिस। इफ़ यू हैव नॉट डजेंट मैटर, नाउ वी विल। अगर नोटिस किया तुमने, यहाँ कौन है, यहाँ भी कौन है, एक्स एक्स आई कैप एक्स वाई आई कैप जे कैप, एक्स जेड आई कैप के कैप। तो यहाँ भी वैसे ही होगा, एक्स एक्स आई कैप क्रॉस आई कैप, एक्स वाई आई कैप क्रॉस जे कैप। वेरी गुड। अब अगर तुमको ये समझा होगा, ये समझा, ए एक्स ए वाई ए जेड, राइट, बी एक्स बी वाई बी जेड, तो यहाँ भी वैसे होगा ना, यहाँ भी वैसा होगा। ए एक्स देखो, ए एक्स इसके नीचे, ए वाई इसके नीचे ए जेड, यहाँ लिखोगे ए वाई, राइट। रुको 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 जरा, यहाँ पे क्या लिखोगे, ए जेड। घाई मत, ज़्यादा घाई नहीं करना, थोड़ा स्लो। व्हेन यू बिकम एन एक्सपर्ट देन आई विल बी हैप्पी दैट यू आर आंसरिंग मी। जस्ट क्वेश्चन आया, यू आर डायरेक्टली आंसरिंग, वेरी गुड, बट अंटिल देन हैव सम पेशेंस। गुड। ए एक्स ए वाई ए जेड, ए एक्स ए वाई ए जेड, ए एक्स ए वाई ए जेड, बी एक्स बी वाई बी जेड, बी एक्स बी वाई बी जेड। यहाँ पे भी क्या आएगा, बी एक्स बी वाई बी जेड। वेरी गुड, गुड 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 गुड। अभी यहाँ पे एक्स एक्स था तो कौन आया, आई कैप क्रॉस आई कैप। एक्स वाई था तो कौन आया, अब यहाँ पे कौन है, वाई मतलब जे कैप क्रॉस आई कैप। वेरी गुड। यहाँ पे क्या आएगा, जे कैप क्रॉस, यहाँ पे कौन आएगा, जे कैप क्रॉस, एक्सेलेंट, वेरी गुड। देन के कैप क्रॉस आई कैप और के कैप क्रॉस जे कैप और वेरी गुड। तो जब अब तुम इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो तुमको फाइनली यही मिलने वाला है। पक्का। अब वन मोर कंपैरिजन, पिछले केस में जो डायगोनल वाले थे वो नॉन जीरो थे, और बाकी सब जीरो थे। 9 में से 3 डायगोनल वाले नॉन जीरो थे और 6 नॉन डायगोनल वाले जीरो थे, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में होता ही ऐसा है। क्या होता है, 6 जीरो होते हैं और 3 नॉन जीरो होते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट में उल्टा था कि नहीं, कितने जीरो थे, 3। और कौन से, सेल्फ वाले, कौन से, तो यहाँ पे तुम नोटिस करोगे ना, ये डायगोनल वाले जीरो है। देखो ये क्या है, आई कैप क्रॉस, ये कौन है, जे कैप क्रॉस जे कैप, ये कौन है, तो डायगोनल वाले जीरो है। और नॉन डायगोनल वाले नॉन जीरो है। वेरी गुड 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 गुड। ओके, तो यहाँ पे ये तुम्हारा पहला टर्म है जो नॉन जीरो है, तो मैं लिख देता हूँ ए एक्स बी वाई आई कैप क्रॉस जे कैप के कैप। चलो याद है, एक्सेलेंट, वेरी गुड। देन यू हैव ए एक्स बी जेड आई कैप क्रॉस के कैप, जे कैप की माइनस जे कैप, क्या, तो ये प्लस के यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, माइनस। उसके बाद ए वाई बी एक्स, ए वाई बी एक्स, जे कैप क्रॉस आई कैप माइनस। अब मैं तुमको बताता हूँ और एक ट्रिक। ये जो टोटल 6 है ना, 6, 3 तो गए, जो 6 है उसमें से 2 में आई कैप आएगा, 2 में जे कैप आएगा और 2 में के कैप आएगा। एक के कैप पॉजिटिव आएगा, एक नेगेटिव आएगा, एक जे कैप पॉजिटिव आएगा, एक नेगेटिव आएगा, एक के कैप पॉजिटिव आएगा और एक नेगेटिव आएगा। तो पहला के कैप हमारा क्या आया, पॉजिटिव, तो बचा कौन अभी, नेगेटिव। मैं और एक ट्रिक बताता हूँ तुमको। ये y है, ये x है, y के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर कौन होता है, जे कैप, x के अलॉन्ग कौन होता है, तो यहाँ पे ना j आएगा ना i आएगा, कौन आएगा, k आएगा, जो बचा वो आएगा। यहाँ भी देख लो x है मतलब i कैप, y मतलब j, तो i j तो नहीं आएगा, कौन आएगा, k आएगा। ये x मतलब i, z मतलब k, तो i और k छोड़ के कौन बचा, j। तो ये क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि जो हम लोग लिख रहे हैं वो सच में करेक्ट है कि नहीं। और ये सारे ऑब्जर्वेशन से आते हैं। यू हैव टू मेक योर ओन ट्रिक्स। जब तक तुम ट्रिक बनाना सीखते नहीं हो, यू विल नॉट बी एबल टू स्कोर वेल इन एनी टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैटर ही करता है टाइम मैनेजमेंट, जो होता है ट्रिक से। छोटे छोटे चीज़ें हैं, क्योंकि अगर मैं हर चीज़ वेरीफाई करते बैठूंगा एक एक स्टेप तो टाइम पास होगा, इसलिए पहले से समझ लो ये ट्रिक्स। इधर एक्स वाई तो इधर के, इधर एक्स जेड तो इधर जे, तो ये थर्ड टर्म हो गई। अब मुझे बताओ, ये ए वाई ए जेड आया,
रुको रुको, ए वाई ए जेड आया, आई कैप की माइनस आई कैप, प्लस की माइनस, तो प्लस, तो यहाँ पे लिखोगे तुम क्या, प्लस, क्या लिखोगे, प्लस। गुड। उसके बाद ये क्या है, ए जेड बी एक्स के कैप क्रॉस आई कैप, पॉजिटिव जे कैप, क्योंकि देखो अभी जेड मतलब के, एक्स मतलब आई, तो अभी कौन आएगा, जे, लेकिन जे पहले नेगेटिव आ गया तो अभी कौन आएगा, पॉजिटिव आएगा। उसके बाद ए जेड बी वाई के कैप क्रॉस जे कैप माइनस आई कैप, हो गया। देखो 6 टर्म, 1 2 3 4 5 6, के कैप 2 बार आया, यस, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, यस, जे कैप 2 बार आया, एक बार नेगेटिव एक बार पॉजिटिव, यस, आई कैप 2 बार आया, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, यस, तो करेक्ट है। अब क्या करेंगे, जिस में आई कैप है कॉमन निकालो, जिस में जे कैप है क्या करो, कॉमन निकालो, जिस में के कैप है क्या करो, कॉमन निकालो। तो जस्ट टेक आउट कॉमन, तो कॉमन लेते जाओ, इसको कॉमन लेते जाओ, गुड। ओके, तो चलो कॉमन ले लेते हैं। मैं अगर आई कैप कॉमन निकाल रहा हूँ, आई कैप का पॉजिटिव वाला टर्म कौन सा था, ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड, और नेगेटिव कौन था, ए जेड बी वाई, गुड। सिर्फ आई कैप को ना मैं यहाँ लिखता हूँ, क्योंकि कम डायरेक्शन कभी भी बाद में लिखा जाता है, दैट इज़ वाई। कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम पहले लिखते हो तो भी, लेकिन नॉर्मली बाद में लिखते हैं। प्लस प्लस जे कैप कहाँ कहाँ पे है, 2 में है, तो पहले पॉजिटिव वाला बताओ, ए जेड बी एक्स, वेरी गुड, माइनस एक्स बी जेड, देन प्लस के कैप ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स के कैप, हो गया, गुड। अभी अगर मैं तुमको ये सारा याद रखने का एक ट्रिक देता हूँ, जो होता ही है ट्रिक, थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा पैटर्न बन रहा है क्या, ए बी माइनस ए बी, ए बी माइनस ए बी, ए बी माइनस ए बी, तो पैटर्न कैसा बनता है, देखिए टोटल 3 टर्म्स है, याद रखना 3 टर्म्स है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। ए बी माइनस ए बी, इधर आई कैप लिखो, मत लिखो तो भी चलता है, वो बाद में बताता हूँ, ठीक है, आई विल टेल यू लेटर। सो यू जस्ट हैव टू फर्स्ट फोकस ऑन 3 टर्म्स, हो गया। एक के आगे आई कैप, एक के आगे जे कैप, एक के आगे के कैप, ये भी नहीं लिखोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, डजंट मैटर, सिर्फ पहला वाला मैटर करेगा, आई कैप लिखो, देखा आई कैप, आई कैप मतलब कौन सा डायरेक्शन, एक्स, अगर बाहर एक्स है तो अंदर नहीं आता है, तो अंदर वाई जेड आता है, क्या आता है, और यहाँ पे वाई जेड, तो यहाँ पे जेड वाई है, देखो देखो देखो, वाई जेड जेड वाई, फिर साइक्लिक कोऑर्डिनेट याद है, हाँ, अभी साइक्लिक कोऑर्डिनेट ही लगाने हैं, आई कैप की जगह पे जे कैप, जे कैप की जगह पे के कैप, के कैप की जगह पे ऑल्सो एक्स की जगह पे वाई, वाई की जगह पे जेड, और जेड की जगह पे बस ये दोनों, वाई की जगह पे क्या लिखेंगे, जेड, जेड, जेड की जगह पे क्या लिखेंगे, एक्स, यहाँ पे जेड एक्स है तो यहाँ पे एक्स जेड है, और आई की जगह पे क्या लिखेंगे, देखो जे मतलब वाई, वाई बाहर तो अंदर नहीं है, तो देख लो देख लो देख लो देख लो, ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड जे, गुड, बराबर। तो इतने सारे ट्रिक्स है, और बोलते लोग फिजिक्स डिफिकल्ट, पहली बात तो फिजिक्स नहीं है, दिस इज मैथ्स, फर्स्ट थिंग फर्स्ट। दूसरा, फिजिक्स इज़ नॉट ए डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, तुम गलत तरीके से पढ़ोगे तो फिर डिफ़िकल्ट ही लगने वाला है, दिस इज, देयर आर वेज ऑफ स्टडिंग एवरी सब्जेक्ट, जो थ्योरी सब्जेक्ट है उसको तो याद ही रखना पड़ेगा, और जहाँ पे सॉल्व करना है वहाँ पे ट्रिक्स बनाने पड़ते हैं। अब मुझे बताओ जे कैप की जगह पे क्या जाएगा, के कैप, बराबर, जेड की जगह पे क्या आएगा, एक्स, एक्स की जगह पे, तो यहाँ पे एक्स वाई, तो यहाँ पे एक्स बी वाई, ए वाई बी एक्स के, हो गया ये, पक्का पक्का, गुड। अब बोल, इसको डिटर्मिनेंट क्यों बोला है, अब तो अभी डिटर्मिनेंट के फॉर्म में क्यों लिखा, उसका भी रीज़न है, चलो बताता हूँ। पहले डिटर्मिनेंट सॉल्व कैसे करते हो बताता हूँ मैं। देखो, अगर मेरे पास ए बार क्रॉस बी बार है, इसको अगर मैं डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखता हूँ तो पहला रो कौन सा था, आई कैप जे कैप के कैप, इसको रो बोलते हैं, जैसे दिस इज़ अ रो, कॉलम ऐसा होता है वर्टिकल,
रो होता है हॉरिजॉन्टल। पहला वेक्टर कौन है? तो x a y a z। दूसरा कौन है? तो b x b y b z। अब रूल याद रखना, रूल पहला रो पहला कॉलम कौन बैठा है इसके ऊपर? आई कैप। तो आई कैप को बाहर लिखो। फिर लेफ्ट से राइट जाते वक्त इन दोनों को डायगोनली मल्टीप्लाई करो तो क्या आया? ए वाई, और इनको मल्टीप्लाई करो ए जेड, और बीच में माइनस लगाओ। गुड। सिर्फ डिटर्मिनेंट सॉल्व करते वक्त एक चीज़ जो कंफ्यूज करती है, तो तुमने नहीं होना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया ना, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। रो हमेशा पहले लेना, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम। कौन बैठा है? हाँ, सिर्फ इतना है, सेकंड टर्म माइनस के साथ आता है। किसके साथ आता है? माइनस। किसके साथ आता है? माइनस। बराबर। अब ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। क्या आया? एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स। राइट। इधर देखोगे तो उल्टा दिखेगा तुमको, ए जेड बी एक्स पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या आया? यहाँ पे ए एक्स बी जेड क्या आया? पॉजिटिव। इधर क्या आया? बराबर है, क्योंकि देखो यहाँ पे बाहर माइनस साइन है और उधर बाहर प्लस साइन है, तो तुम जब माइनस अंदर ट्रांसफ़र कर दोगे तो वही बन जाएगा। तो डोंट वरी, इट इज़ करेक्ट। लेकिन डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व करते वक्त जे कैप के साथ क्या लगता है? माइनस। क्या लगता है? वेरी गुड, एक्सेलेंट, गुड। फिर अभी बताओ मुझे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कौन है? हाँ, अभी प्लस हो जाएगा, के कैप। वेरी गुड, गुड। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ दो, एक्स माइनस ए वाई बी एक्स। ये और ये सेम है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग डिटर्मिनेंट से भी फाइंड कर सकते हैं। गुड गुड, पक्का पक्का। अब दोनों का लास्ट प्रॉपर्टी, आखिरी के दो प्रॉपर्टीज़, 5th नंबर एंड 6th नंबर, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन इस पे ही आते हैं। तो जो आज सो रहे हैं वेरी गुड। चलो 6th नंबर प्रॉपर्टी। 6th नंबर प्रॉपर्टी पहले स्केलर प्रोडक्ट का देखेंगे। इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार, प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार, या फिर इसको बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ ए बार अलोंग बी बार, कंपोनेंट ऑफ ए बार अलोंग बी बार, कंपोनेंट ऑफ ए बार अलोंग बी बार। अभी याद रखना, इसका भी ट्रिक है, पहले तुम पूरा समझ लो अच्छे से। हमारे पास दो वेक्टर है, एक है ए बार और एक है बी बार। प्रोजेक्शन मतलब शैडो, कंपोनेंट मतलब शैडो। प्रोजेक्शन और कंपोनेंट का मतलब क्या होता है? शैडो। ए बार और बी बार में एंगल में मान लेता हूँ थीटा है। कितना है? थीटा। अब फॉर एग्जांपल देखो, ये ट्राइपॉड है ना, ट्राइपॉड, इसका शैडो दिख रहा है थोड़ा बड़ा? हाँ, शैडो दिख रहा है। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर मैं लाइट का सोर्स लगा दूँ और नीचे क्या बनता है? अथवा इस बी के ऊपर मैं अगर एक लाइट का सोर्स लगा दूँ तो बी का शैडो बनेगा। किस पे बनेगा? इसलिए उसको बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार, या फिर प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार। अब आपके ऊपर है, इसको ए बार उल्टा कर दो नाम, क्या फ़र्क पड़ता है ना, नाम चेंज कर दो, इसको ए बार बोल दो और इसको क्या बोल दोगे? बी बार। तो अगर ए बार के ऊपर मैंने बल्ब लगा दिया तो इसका शैडो किस पे बनेगा? बी बार पे, बराबर। तो एक काम करते हैं, जो शैडो है, शैडो ये ऐसा कर लेते हैं और इस शैडो को x नाम दे देते हैं। क्या नाम दे दिया? तो व्हाट इज कंपोनेंट ऑफ ए बार अलोंग बी बार? x। व्हाट इज कंपोनेंट ऑफ ए बार अलोंग बी बार? x। व्हाट इज पोजीशन ऑफ ए बार ऑन बी बार? x। अब मैं एक काम करता हूँ, टेम्पररी एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे, ऐसा ही। ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया क्या? हाँ, बन गया, वेरी गुड। तो मुझे बताओ यहाँ से, व्हाट इज कॉस थीटा? व्हाट इज कॉस थीटा? जल्दी बताओ। एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो x बाय, तो व्हाट इज x? a cos थीटा। मतलब व्हाट इज प्रोजेक्शन ऑफ a बार ऑन b बार? a cos थीटा। व्हाट इज प्रोजेक्शन ऑफ a बार ऑन b बार? a cos थीटा। व्हाट इज प्रोजेक्शन ऑफ a बार ऑन b बार? a cos थीटा। लेकिन हम तो डॉट प्रोडक्ट का एप्लीकेशन देख रहे हैं,
डॉट प्रोडक्ट तो यूज़ ही नहीं किया अब तक। तो चलो डॉट प्रोडक्ट मेरे को डेफिनेशन बता दो, व्हाट इज़ ए बार डॉट बी बार, जल्दी बताओ। ए बी कॉस थीटा, इसको मैं बी ए कॉस थीटा लिख सकता हूँ ना, हाँ, लेकिन ये ए कॉस थीटा एक्स है कि नहीं? एक्स मतलब कौन था? प्रोजेक्शन था। किसका प्रोजेक्शन था? ए बार का। किस पे था? बी बार। किस पे था? किस पे था? तो प्रोजेक्शन एक्स क्या हो गया? ए बार डॉट बी बार अपॉन बी। नोटिस करो, ऊपर डॉट प्रोडक्ट है, नीचे मैग्नीट्यूड है। ऊपर क्या है, नीचे क्या है? और एक चीज़ नोटिस करो, ये एक्स प्रोजेक्शन किसका था? ए बार का। किस पे था? किस पे था? तो प्रोजेक्शन ऑफ ए बार अलॉन्ग बी बार या फिर कंपोनेंट ऑफ ए बार अलॉन्ग बी बार, तो तुम जो वेक्टर बाद में लिखते हो, बाद में कौन लिखा? उसका मैग्नीट्यूड नीचे गया। पक्का पक्का। व्हाट विल बी प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार? ए बार डॉट बी बार अपॉन ए बार नहीं। व्हाट इज प्रोजेक्शन ऑफ सी बार ऑन डी बार? सी बार डॉट डी बार अपॉन डी। डी ऑन के बाद जो लिखा होता है वो नीचे होता है, उसका मैग्नीट्यूड। व्हाट इज प्रोजेक्शन ऑफ डी बार ऑन सी बार? फिर सी बार नहीं, सी। व्हाट इज प्रोजेक्शन ऑफ एक्स बार ऑन वाई बार? अपॉन वाई। गुड। ऊपर तुम ए बार डॉट बी बार लिख रहे हो, बी बार डॉट ए बार लिख रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। डज नॉट मैटर ऊपर तुम क्या लिख रहे हो, ए बार डॉट बी बार, बी बार डॉट ए बार, डजंट मैटर। नीचे इंपॉर्टेंट है, जिस वेक्टर पे प्रोजेक्शन देख रहे हो, ऑन बी बार देख रहे हो नीचे बी, ऑन ए बार देख रहे हो तो नीचे ए। दिस आर ट्रिक्स टू रिमेंबर। ये सारे ट्रिक्स कहीं मिलते नहीं, ये खुद को बनाने पड़ते हैं। और ये अभी तक मैंने प्रोजेक्शन सिर्फ स्केलर फॉर्म बताया क्योंकि ये स्केलर है और ये भी, तो स्केलर अपॉन स्केलर इज अ स्केलर। जेई में क्वेश्चन आया था, प्रोजेक्शन पूछा इन टर्म्स ऑफ वेक्टर। अब मैं वेक्टर फॉर्म भी बना के देता हूँ। प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार, किसका प्रोजेक्शन? ए बार का। किस पे? तो इसका डायरेक्शन भी बी बार है कि नहीं? तो वेक्टर फॉर्म पूछा होना, यहाँ पे से बी कैप लगा देना क्योंकि डायरेक्शन किसका है? बी का है। और अगर उल्टा हो, प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार हो, ए कैप लगा देना। वेरी गुड। अभी लास्ट प्रॉपर्टी, दैट विल बी द लास्ट टॉपिक ऑल्सो फॉर टुडे। लास्ट प्रॉपर्टी हियर विल बी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अगर मेरे पास दो वेक्टर्स है, लेट अस से कुछ भी नाम दे दो, पी बार क्यू बार बोल दो, ए बार बी बार बोल दो, डज नॉट रियली मैटर। अगर मेरे पास दो वेक्टर है, लेट अस से पी बार एंड लेट अस से क्यू बार, एंड इफ दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड इफ दे आर फॉर्मिंग अ पैरेललोग्राम ऑल्सो, तो ऐसा है, चलो मान लेते हैं कि पैरेललोग्राम बना दिया इन्होंने। और इन दोनों वेक्टर्स में एंगल अगर थीटा है, कितना है? कितना है? थीटा। गुड। तो ये जो पैरेललोग्राम का एरिया है वो हमको क्रॉस प्रोडक्ट से मिलता है। कैसे मिलता है? देखो, पहले मैं एक यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ, ये बन गया हाइट। क्या बन गया? क्या बन गया? व्हाट इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला? बेस इनटू हाइट। बेस इनटू बेस इनटू बेस इनटू बेस कौन है? पी। हाइट कौन है? एच। वेरी गुड। वो वेक्टर मत लिखना है इसको, एरिया इज अ स्केलर क्वांटिटी अभी के लिए। 12th में उसको भी वेक्टर बना देंगे हम लोग। यह ट्राइंगल देख के बताओ, व्हाट विल बी साइन थीटा? हाँ, एच अपॉन क्यू, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो व्हाट इज एच? क्यू साइन थीटा। तो ये आ गया पी इंटू क्यू। लेकिन पी क्यू साइन थीटा किसका मैग्नीट्यूड था? कौन सा वेक्टर प्रोडक्ट का? क्रॉस प्रोडक्ट। तो पी बार क्रॉस क्यू बार। तो अगर मेरे पास दो वेक्टर है, ए बार एंड बी बार, दे आर टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। व्हाट इज एरिया पैरेललोग्राम? ए बार क्रॉस बी बार का मैग्नीट्यूड। तो अगर पी बार और क्यू बार ये दो एडजेसेंट साइड्स है पैरेललोग्राम के, तो उस पैरेललोग्राम का एरिया क्या है? पी बार क्रॉस क्यू बार का मैग्नीट्यूड। अब ये पी बार क्रॉस क्यू बार कैसे फाइंड करोगे? अभी तो देखा, डिटर्मिनेंट मेथड। कौन सा मेथड? अभी तुमको कभी कभी एरिया ऑफ ट्राइंगल भी पूछ लेते हैं। मुझे बताओ ये पैरेललोग्राम है कि नहीं? अगर मैं इसको डिवाइड बाय 2 कर दूं तो कितने ट्राइंगल बन गए?
अब बताओ, दो। पूरे पैरेललोग्राम का एरिया कितना था? पी बार क्रॉस क्यू बार का मॉड। तो एक ट्राइंगल का कितना होगा? हाफ। कितना होगा? हाफ। वेरी गुड। तो जब एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछा हो तो क्या करते हो? हाफ ऑफ बेस इंटू करने की ज़रूरत नहीं है। अब अभी ज़रूरत ही नहीं है उसका, क्योंकि तुमने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड कर लिया ना। क्या था? पी बार क्रॉस क्यू बार। बस इसको डिवाइड बाय 2 हो गया। गुड। तो यहाँ पे तुम्हारा वेक्टर्स का पार्ट हो गया ख़त्म।